हेलो। तो आज अपन देखेंगे रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन की ये 6 क्लास है लगभग, मुझे पता नहीं है कौन सी है ना। तो अपन ने देखो क्या देख लिया था, अपन ने बला घूर्णन की बात कर ली थी, है ना। बला घूर्णन अपन को टो बराबर पता चल चुका था कि F क्रॉस R होता था। इसमें ये भी लंबवत हो सकता है, ये लंबवत है तो या फिर ये हो सकता है F क्रॉस R, और इसमें ये लंबवत R लंबवत हो सकता है, मतलब है ना। इसका अपन को पता चल गया था और इसकी डायरेक्शन निकालना भी सीख गए थे अपन। डायरेक्शन किसे इससे हाथ से, मतलब बल की तरफ उंगलियों को घुमाओ, जो लंबवत है ना उसकी तरफ उंगलियों को घुमाओ, है ना। और ये अंगूठा उसकी डायरेक्शन बता देगा। अंदर होगा तो क्रॉस लगाएंगे, बाहर होगा तो तीर की नोक दिखाएंगे, अंदर होगा तो तीर का पिछवाड़ा क्रॉस दिखाएंगे, ठीक है ना। तो अब अपन को अब ना इसकी डायरेक्शन वायरेक्शन निकालना समझ आ चुका है। तो अब अपन को देखो, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया था कि एफ नेट यदि है तो टू नेट है जीरो या नहीं है, ये अपन कह नहीं सकते, लेकिन टू नेट जीरो है तो टू नेट जीरो है तब भी अपन ये नहीं कह सकते कि उस पर एफ नेट जीरो है या नहीं है, तो कोई भी कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर कोई भी वस्तु पर एफ नेट जीरो है और टू नेट भी जीरो है तो इसका मतलब है कि वस्तु स्थिर अवस्था में। ये तो है, ये तो घूर्णी साम्यावस्था में है, और ये कार्य की साम्यावस्था यानी बल है ना, बल कार्य उसकी साम्यावस्था में। तो घूर्णी साम्यावस्था में भी हो सकता है और कार्य की साम्यावस्था में। अब देखो अपन छोटे छोटे एग्जाम्पल से देखो, मैंने कॉपी में क्या रख रखा है, क्या गलतियां कर रखी है, कैसे काटा फांसी कर रखे, इस पे ध्यान मत दो, इस पे ध्यान मत दो। मैं जो समझा रहा हूँ उस पे ध्यान दो, फिर तुम्हें ये सब चीज समझ आ जाएगी। तो देखो पहला एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं, ये एक बेस है। क्या है? बेस। बेस मतलब आधार, है ना। इससे अपन ने एक तार लिया और एक तार लिया, और इस तार से अपन ने क्या किया, इस रॉड को बांध दिया। और ये क्या है, लोहे की रॉड है, ठीक है, लटका दिया। अब अपन को इसका एफबीडी बनाना आता है। रॉड है, उसका द्रव्यमान क्या है, एम। तो अपन को तो बताया कि रॉड का सेंटर ऑफ मास से उसका एम जी नीचे लगेगा, जानते हैं अपन, बिल्कुल अच्छे से जानते हैं भाई, है ना। और फिर अब उनको पता है कि इस पर टेंशन T1 लगेगी और इस रस्सी पर इधर इसकी टेंशन T2 लगेगी, दोनों तरफ, बिल्कुल अपन जानते हैं, बिल्कुल। अब अपन क्या कर रहे हैं कि अब अपन है ना एक अक्ष के सापेक्ष इसका क्या निकालेंगे, वो निकालेंगे, क्या निकालेंगे। अब ये रुकी हुई अवस्था में है तो अपन को पता है इसका एफ नेट जीरो है। एफ नेट क्या होगा, T1 प्लस T2 इजिकल टू एम जी होगा। ये अपने एफ बी डी से इसके से निकाल लेंगे। ये अपन को पता लग गया ना कि T1 कुल, ये क्या है अपना एफ नेट है, एफ नेट है ना, एफ नेट है ये अपना कि T1 प्लस T2 बराबर एम जी होगा। ये तो अपन एफ बी डी से निकाल लेंगे। अब लेकिन अगर मैं कह दूँ कि इस अक्ष के सापेक्ष इसका गुण वो निकालो, क्या, बलागुण। तो अब बलागुण अपन जब भी निकालते हैं, इस ये क्या मान लिया अपन ने, इसे मान लिया अपन ने आर ओ आर, वो ए ओ आर, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या मान लिया अपन ने, एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लिया इस अक्ष को, है ना। इस अक्ष को मान लो, चाहे इस अक्ष को मान लो, कोई सी भी अक्ष के सापेक्ष अपन निकाल सकते हैं। इस अक्ष के सापेक्ष अपन निकाल रहे हैं। तो देखो अब अपन दो चीजों का ध्यान रखेंगे। अगर मान लो अपन इस अक्ष के सापेक्ष ऊपर की दूरियों को क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव, तो नीचे की दूरियां इस अक्ष के सापेक्ष नीचे की दूरियां अपन को नेगेटिव लेनी होगी। अगर ऊपर की नेगेटिव ले लेते हैं तो नीचे की पॉजिटिव लेनी होगी। मतलब एक को पॉजिटिव लो, दूसरे को नेगेटिव लो, तभी तो पता लगेगा भाई ये बल इस दिशा में, ये एक दिशा में। अगर दोनों बलों को पॉजिटिव ले लेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे। लेकिन ये तो देखो, ये तनाव बल तो ऊपर कार्य कर रहा है, ऊपर कार्य कर रहा है ना इसके सापेक्ष, और ये mg बल नीचे कार्य कर रहा है, तो विपरीत दिशा में तो घटेंगे। ये तो अपन को फिक्स पता लग गया। तो अपन ने मान लो ऊपर नेगेटिव ले लिया और इस फोर्स को पॉजिटिव ले लिया, है ना। इसको नेगेटिव ले लिया और इसको पॉजिटिव ले लिया, या फिर अपन इसको पॉजिटिव ले सकते हैं या इसको नेगेटिव, तुम्हारे मन में आए जैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन देखो, अब देखो अपन, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अब ये वाला फोर्स है। अपन सबसे पहले अपन एम जी का लिखेंगे। अपन नीचे की डायरेक्शन को क्या ले रहे हैं, नेगेटिव में ले रहे हैं, है ना। और ऊपर की डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव में ले रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है ना। हाँ, अब देखो ये है अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये बल की डायरेक्शन है। हमेशा देखो ये एम जी क्या है, फोर्स है, ये बल की डायरेक्शन है इधर। तो अब इससे लंबवत दूरी कहाँ लें, इससे लंबवत दूरी ये दूरी होगी, और ये लंबवत दूरी क्या है, इसकी लंबाई क्या है, टोटल एल, और इसकी L/2 लंबवत दूरी हो जाएगी। तो पहला टो वन किधर आएगा,
इसका 2 1 है, इसका जो बल आघूर्ण निकालेंगे। अब इसकी डायरेक्शन देखो, अपन बल की दिशा में देखो, बल की दिशा में तो उंगलियां कर रहे हैं, है ना, बल की दिशा में ऐसे उंगलियां, तो अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। डायरेक्शन कहाँ आएगी इसके अंदर, अंदर कहाँ आएगी डायरेक्शन भाई, अंदर की तरफ डायरेक्शन आएगी। तो इसका 2 1 कैसे लिखेंगे अपन, 2 1 mg के लिए 2 1 आएगा। देखो फोर्स, फोर्स क्या है mg, इंटू लंबवत दूरी क्या है l/2, फोर्स इंटू लंबवत दूरी, इंटू लंबवत दूरी क्या है भाई l/2। तो ये इसका हो गया 2 1। अब देखो, अब इसके लिए लिख दिया, अब अपन इसके लिए लिखते हैं। तो देखो इससे ये जो फोर्स है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लग रहा है, क्या लग रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लग रहा है। अब इसके लिए दूरी क्या है, 0 0, क्योंकि ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से गुजर रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही गुजर रहा है, तो इसका टो क्या होगा 0, तो इसका प्लस। अब देखो नीचे की डायरेक्शन अपन ने किस में मानी थी, नेगेटिव में, तो इसको तो देखो नेगेटिव में 2 1 है तो नेगेटिव में आएगा, है ना, नेगेटिव में दिखाया अपन ने, 2 0 आएगा, क्यों, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है ये बल। अब ये वाला बल, ये वाला बल कहाँ लग रहा है, ऊपर, T2 तनाव बल कहाँ लग रहा है, ऊपर, तनाव बल ऊपर लग रहा है, कितनी दूरी पर लग रहा है, लंबवत दूरी क्या है L, तो T3 क्या आएगा, तनाव बल T2 इंटू एल, एल और एल ऊपर, ऊपर वाली डायरेक्शन अपन पॉजिटिव लिए, तो T2 इंटू एल ये हो गया। अब टू नेट क्या होगा इसका, अब अपन को अगर इसकी घूर्णनीय साम्यावस्था देखनी है तो अपन को टू नेट बराबर क्या करना है 0। तो अपन क्या करेंगे कि टू नेट बराबर क्या लिखेंगे 0, तो टू नेट किसका है 2 1 प्लस 2 2 प्लस 2 3, 3 बल है ना, 3 बल गुण है, इनका 0 हो जाएगा। अब 2 1 अपन नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव में लिए तो माइनस mg l/2 है, क्या है mg l/2 नेगेटिव का, प्लस 2 2 तो 0 है, 2 3 क्या है अपना T2l, क्या है T2l बराबर 0 कर दो, तो T2l बराबर इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा mg l/2 होगा कि नहीं होगा, और l से l गया तो T2 आ जाएगा अपना mg/2, कितना T2 बराबर mg/2 आ गया। और इसमें अगर इस वाली चीज को पुट कर देंगे अपन तो T1 आ जाएगा, कर सकते हैं ना पुट, बिल्कुल T1 T2 निकालना सीख गए अपन अच्छे से, बिल्कुल सीख गए ना भाई, T1 T2 निकालना सीख गए अपन आराम से, है ना। तेरे को यार क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ी सी गलती कर दी अपन ने यहाँ कैलकुलेशन में। ये देखो ये पहले कैलकुलेट होगा ना, ये चीज़ें ये बराबर में 0 के जाएगी, है ना। तो इसका देखो यहाँ देखो, इधर करता हूँ मैं थोड़ा सा, इधर पार्ट में, इस पार्ट में ये अपने पास क्या है माइनस mg/2 प्लस ये क्या है T2l बराबर 0, तो T2l के बटे में 2 लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस mgl प्लस T2l बराबर 0, तो ये तो इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो माइनस mgl प्लस T2l बराबर 0, तो mgl बराबर T2l आ जाएगा, और T2 की वैल्यू आएगी mg, T2 की वैल्यू क्या आएगी mg, क्या आएगी mg। अरे यार ये तो गलत है, ऐसे नहीं होगा यार, T2 की वैल्यू mg नहीं आएगी, ऐसे ही होगा मैंने किया है जैसे, T2 की वैल्यू mg आ जाएगी, मतलब T1 तो 0 आ जाएगा, फिर भाई T1 तो 0 आ जाएगा, वो तो हो ही नहीं सकता, ये थोड़ी ना हो सकता है कि T1 फोर्स 0 लगे। एक बात बताओ, ऐसे T1 बराबर 0 रहेगा, मैंने किया है वही सही होगा, T2 बराबर mg/2 आएगा और T1 बराबर mg/2 ही आएगा, क्यों, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। ये शायद मैंने ही गलती की है ना, मुझे नहीं पता, पर मतलब देखो अपन के पास क्या है, ये है, अब इससे ये रस्सियां लटकी हुई है भाई, है ना, और ये इधर ये एक अपन ने वो लगा रखी है ना छड़। अब देखो इस छड़ से ये मतलब इस कोने पे है, फिक्स कोने पे, है ना, इनको कोने पे बनाओ यार, क्या कर दिया मैंने, है ना। तो अब देखो इसका सेंटर ऑफ मास से ये mg लटक रहा है, इधर T1 है ना, और ये T2 है, ये वाली टेंशन T2 है। समझो इस रस्सी, इस छड़ को दोनों बलों ने बराबर, एकदम बराबर एंगल पर, कोई भी एंगल नहीं है, पूरे 90 एंगल पर दोनों ने रोक रखा है, तो mg बल इन दोनों के बराबर होगा, तो
T1 प्लस T2 बराबर mg होगा। अब यहाँ देखो ना तो ये रस्सी छोटी है, ना ये रस्सी बड़ी है, ना ये टेढ़ी लटकी हुई है, ना सीधी, दोनों बिल्कुल बराबर बल से खींच रहे हैं। तो क्या T1 बराबर T1 बराबर T2 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और यहाँ पर प्रत्येक का बल लगेगा जो mg/2 को संतुलित करेंगे, आधे आधे बल को, यानी छड़ के आधे आधे बल को संतुलित नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ mg कैसे हो सकता है? T2 बराबर ही mg हो गया, यानी T2 बल ही mg को संतुलित कर रहा है। तो T1 का तो काम ही क्या हुआ फिर? T1 है ही क्यों फिर? है ना? ये तो गलत है ना, गलत कर रखा है सर ने, शायद मैंने ही गलत लिख रखा है ना? तो मतलब ठीक है ना? तो ये अपन कर लिया है ना? तो ये ऐसे अपन को करना है, मतलब हमेशा मैं जो बता रहा हूँ ना वो सही है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो। मान लो ये छड़ है, ये बेस है अपना, है ना? ये बेस है बिल्कुल। अब इससे अपन ने एक और ऐसे ही छड़ लटकाई, बिल्कुल लटका दी भाई, ये और लटका दी। अब थोड़ा अपन लेवल बढ़ाते हैं ना, क्या करते हैं लेवल, ये छड़ लटका दी। अब ये छड़ का तो mg लगेगा, अपन को पता है कि इसकी तो m द्रव्यमान है और l लंबाई है, बिल्कुल। यहाँ अपन को पता है कि T1 लगेगा और यहाँ अपन को पता है T2 लगेगा। अब मैंने क्या किया कि इसका तो अपन को पता है कि mg लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ये तो पहले वाला केस हो गया है ना, लेकिन मैंने इसके यहाँ l/2 दूरी पर, l/4 दूरी पर, यानी l/4 दूरी पर यहाँ मैंने एक m द्रव्यमान का बॉक्स लटका दिया। अब मैंने यहाँ एक m द्रव्यमान का बॉक्स लटका दिया। अभी मोको इस अक्ष के सापेक्ष इसका जड़त्व गुण निकालना है, इस अक्ष के सापेक्ष, है ना? बिल्कुल निकालना है। अब देखो इसी ये जड़, ये m द्रव्यमान का लगा दिया मैंने, द्रव्यमान, है ना? ये बड़ा द्रव्यमान है m, है ना? और ये छोटा है अपना, तो इसका क्या लगेगा? छोटे का, इसका mg नीचे लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब ये भी एक बल है, ये भी एक बल है, T2 बल है, T1 बल है, सबकी बल के अलग अलग डायरेक्शन है। अपन मान लेते हैं ऊपर के बल को अब की बार नेगेटिव ले लेते हैं और नीचे के बल को अब की बार पॉजिटिव ले लेते हैं, कोई दिक्कत है? ये अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब जो बल एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ सीधा होगा, मतलब उसके साथ लंबवत नहीं होगा, बिल्कुल देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से डायरेक्ट जा रहा है, तो ये जीरो होगा। जो बल एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होके जाते हैं वो सभी जीरो होते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब समझो, अब अपन को क्या करना है? अपन को सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले एक एक बल का देखो T1, तो T1 लिखेंगे इसके लिए, T1 के लिए, तो वो तो जीरो आ जाएगा, है ना? बिल्कुल। T2 अब अपन किसके लिए लिखेंगे? mg इस बल के लिए। ये कितनी दूरी पर है भाई? l/4, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से लंबवत दूरी कितनी है? l/4। अब देखो नीचे की डायरेक्शन अपन पॉजिटिवली मानी है, तो पॉजिटिव में लिखेंगे, तो T2 आएगा अपना mg, तो फोर्स हो गया छोटा mg, और इसका लंबवत दूरी कितनी है? l/4, ये इसकी लंबवत दूरी हो गई। अब T3 क्या आएगा अपना? T3 क्या है? mg बल है जो l/2 दूरी पर है, बिल्कुल। तो mg बल है और l/2 दूरी पर है, और पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अपन ने इस बार नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, बिल्कुल। अब T4 अपना क्या होगा भाई? T4 देखो, T4 है अपना, T4 वो टो अपन को बला गुण निकाल रहे हैं ना, ये सब डायरेक्शनल में है ना? इनकी सबकी डायरेक्शन है T4। अब देखो ये T4 इसका तो ऊपर जा रहा है और ऊपर की डायरेक्शन पर नेगेटिव लिया, तो सबसे पहले इसका नेगेटिव लिख दो। अब देखो कितनी दूरी पर है? L दूरी पर है, L दूरी पर। तो देखो T2 है और जो दूरी कितनी है? L। तो अपन को अब क्या करना है? टू नेट बराबर जीरो करके चेक कर लेना है। जीरो करके चेक करेंगे तो अपन को यहाँ पर T1 T2 आ जाएंगे, बिल्कुल। देखो करते हैं, तो टू नेट क्या है? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 इक्वल टू जीरो कर दो। अब T1 क्या है? जीरो। T2 क्या है? mg l/4, और T3 क्या है? अपना है mg l/2, और माइनस में T2l, ये T4 हो गया, और बराबर में जीरो, बिल्कुल हो गया ना? तो अगर अपन यहाँ से देखो इसको तो इधर ले जाएं, तो ये बचेगा, देखो mgl, इसमें से mg कॉमन ले लिया, ये बचा l/4 प्लस l/2, और ये बाहर आ गया T2l, इधर पक्षांतरित कर दिया ना, बिल्कुल पूरा कर दिया, बिल्कुल सही किया है अपन ने। अब यहाँ से देखो 4 को ले लिया, तो ये l बचा, ये प्लस 2l बचा, है ना? और ये हो जाएगा T2l, इसका कितना हो जाएगा भाई? ये mg हो जाएगा अपना, तो ये हो जाएगा, देखो अब ये हो जाएगा 3l, तो 3mgl/4 बराबर T2l। तो ये l से ये गया, तो T2 की वैल्यू आ रही है अपनी 3mg/4, ये आ रही है क्या भाई?
यार यार T2 की वैल्यू तो 3 mg आ रही है यार। यार ये क्या हो रहा है, मेरा गलत क्यों हो रहा है यार। यार ये ऐसे जीरो कर देगा यार। यार क्या करूँ मैं यार। T2 की वैल्यू 3 mg आ गई, यानी T2 3 mg बल को संतुलित कर रहा है। भैंचो 3 mg बल तो टोटल बल नहीं लग रहा नीचे, T2 कैसे संतुलित कर देगा इसे भाई। यार कैसे कर रहे हैं सर यार। अबे यार, अबे T2 तो पूरा 3 mg बल को कैसे संतुलित कर देगा भाई। 3 mg बल, 3 mg बल, मान लो ये भी एम द्रव्यमान का मान लिया, ये भी एम द्रव्यमान का मान लिया, तो इसका बल कितना होगा mg, इसका भी mg, तो दोनों का 2 mg हो रहा है यार। 2 mg हो रहा है, टोटल बल 2 mg हो रहा है। T2 अकेला 3 mg बल को संतुलित कर रहा है। T2 अकेला 3 mg बल को संतुलित कर रहा है, तो T1 क्या घास खाने गया है क्या। अबे यार, अबे यार इस सर ने क्या कर दिया यार। ऐसे थोड़ी होता है यार। ऐसे थोड़ी होता है। अब मुझे खुद को नहीं पता ये गलत है कि सही है भाई, क्या करूँ। चलो मैं इन दोनों क्वेश्चनों को तुम्हें देख के बता दूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अपन अगला सवाल बोल लेते हैं भाई, क्या करें अब यार, मेरे खुद के ही समझ नहीं आ रहा यार। चलो अपन आना नेक्स्ट देखते हैं कि नीट 2025 का क्वेश्चन है ना, उसको ट्राई करते हैं अपन करने की, है ना। तो अपन देखते हैं अपना सिस्टम सही बैठता है करने का भाई, नहीं बैठेगा तो फिर वो क्या ही मतलब है भाई, है ना। तो अपन देख लेते हैं भाई, शायद मैंने ही गलतियाँ की होगी, शायद हो सकता है, पता नहीं यार। देखो मान लो एक क्वेश्चन करते हैं अपन, चलो। अरे यार ये डीजे और बज रहे हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखो, ये एक्स एक्सिस है अपना, ये अपना वाई एक्सिस है, ठीक है। इतना अपना समझेगा। एक रोड है, एक रोड को मैंने ऐसे रख दिया, ऐसे थीटा एंगल पे खड़ा कर दिया भाई रोड को, है ना, बिल्कुल खड़ा कर दिया है रोड को, है ना। कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे भाई, ये थीटा एंगल पे रोड खड़ी कर दी है मैंने, है ना। ठीक है, अब भाई अपन को क्या चेक करना है, अपन को पता चेक करना है कि भाई इस एक्सिस के सापेक्ष इसका क्या निकालना है, जड़त्व गुण। ओ, जड़त्व का गुण कहाँ है भाई, बला गुण। अब अपन को बला गुण निकालना है इस एक्सिस के पास सापेक्ष, ठीक है। अब देखो मैं इस एक्सिस के पास सापेक्ष इसका जड़त्व गुण निकालना सिखा रहा हूँ तुम्हें बढ़िया तरीके से, यही क्वेश्चन है नीट का। बस डाटा दी हुई थी उसमें कि ये एल की वैल्यू इतनी है, इसकी छड़ की कुछ लंबाई होगी एल, मतलब छड़ का लिए लिख देते हैं अपन यहाँ, इसका एम द्रव्यमान है, एल लंबाई, उसमें ये दी हुई थी, मतलब एम दिया हुआ था, एल दिया हुआ था और थीटा दिया हुआ था। एम दिया था, एल दिया हुआ था और थीटा दिया हुआ था, और उसका वो इसका फोर्स पूछा था, है ना, ठीक है। अब देखो मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। अपन ने अभिलंब प्रतिक्रिया बल पढ़ा था, यहाँ देखो थोड़ा, यहाँ रिकैप करते हैं थोड़ा। अभिलंब प्रतिक्रिया बल देखा था, मतलब अपन ने देखा था कि ये एक द्रव्यमान है एम का, और ये सतह पर रखा हुआ है ना। तो ये क्या करेगा, इन दोनों सतह के बीच, मतलब ये एम द्रव्यमान का बॉक्स और इस सतह, इसके बीच ये इस पर बल लगाएगा और ये इस पर लगाएगा। ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल था जो हमेशा लंबवत लगता था, एन, और इसे अपन ऐसे दिखाते थे, एन ऊपर लग रहा है, एन सतह द्वारा लगा हुआ बल ऊपर जा रहा है, तो सतह द्वारा अभिलंब प्रतिक्रिया बल हमेशा लंबवत लगता है। ये बात बिल्कुल समझ आई, सतह के अभिलंब प्रतिक्रिया बल हमेशा लंबवत लगता है। ये बात समझ आ रही है ना अपन को, बिल्कुल इतना तो अपन जानते हैं ना। अब देखो ये थीटा है ना, ये थीटा है ना, समझो,
तो एक बात बताओ, ये वाला थीटा एंगल हुआ और ये 90 का है ना, ये 90 का है। अब इस रॉड को मैं क्या कर रहा हूँ, समझो, इस रॉड को मैं एक पतली लाइन पे करूँगा जिससे मुझे एंगल लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। क्या लिखने में दिक्कत नहीं आएगी? एंगल। तो इसे अपन यहाँ समझते हैं एक पतली लाइन में, बिल्कुल एंगल लिखने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना भाई। तो ये एक ऐसी रॉड है, ठीक है, ये थीटा कोण पे रखी हुई है। अब तो अपन को एंगल लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एल एम लंबाई और एम द्रव्यमान और एम लंबाई। अब इसका सेंटर ऑफ मास होगा इस रॉड का कहीं ना कहीं यहाँ पर, है ना। अपन को पता है कि इसका नीचे ऐसे एम जी लगेगा, इसको अपन ज़्यादा नीचे लगा देते हैं, इसका एम जी लगेगा यहाँ पर, बिल्कुल लगेगा, है ना, एम जी लगेगा बिल्कुल। अब देखो इस एंगल को देखो, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, ये भी तो 90 डिग्री के एंगल पर जाता है, एम जी भी तो सीधा लगता है बिंदु द्रव्यमान नीचे, है ना, नीचे, और ये भी 90 डिग्री पर है। तो ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कौन सा होगा? ये 90। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। जब एक 90 है और एक थीटा है तो बचा दूसरा कितना? दूसरा बचेगा, अगला कोण बचेगा 90 माइनस थीटा, अगला कोण यही तो बचेगा 90 माइनस थीटा, है ना। तो ये कितना है? 90 माइनस थीटा। नेक्स्ट कौन है जो ये 90 माइनस थीटा का है? समझो ये 90 माइनस थीटा का है तो ये भी 90 माइनस थीटा का होगा। ये वाला सेम है ना, दोनों एंगल बिल्कुल 90 माइनस थीटा का होगा। अब देखो, अगर यहाँ से अपन एक अभिलंब खींचे इस पर, इस रोड पर एक अभिलंब खींच दिया, इसका अभिलंब खींच दिया, ये अभिलंब क्या खींच दिया अपन ने? अभिलंब। ये क्या है? रॉड का, रॉड के साथ एक अभिलंब। तो देखो जब ये, अभी ये रॉड है, इसके साथ ये अभिलंब खींच दिया और ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना? ये रॉड के साथ तो टोटल एंगल 90 का है, ये टोटल एंगल 90 का है, और ये वाला अपन को पता है कि 90 माइनस थीटा है, तो ये भी 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये कितना बचा? थीटा। अरे यार, ये एंगल है, इसमें से ये एंगल अपन ने 90 माइनस थीटा कर दिया, तो ये एंगल कितना बचा? थीटा। तभी तो इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 90 एंगल बनेगा। 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो थीटा से थीटा गया, टोटल एंगल कितना बचा? 90। मतलब इसको अगर 90 माइनस थीटा करेंगे तो इसको अपन को थीटा करना पड़ेगा, तो ये एंगल हो गया अपना थीटा। हो गया? कैसे आया समझ में आया? अब जब ये थीटा है तो ये एम जी है, तो एम जी का ये क्या है? फोर्स है, फोर्स है, तो इसका इधर इधर अक्ष में घटक होगा एम जी कॉस थीटा, ये तो अपन को पता है होता है। और इसका इस अक्ष में, इस अक्ष में होगा एम जी साइन थीटा, होता है बिल्कुल। ये तो अपन ने नत्तल पे भी तो देखा था यही चीज। यहाँ इसका एम जी साइन थीटा होता था, इसका एम जी होता था, ये बॉक्स बिंदु द्रव्यमान रखा होता था कोई भी, और इसका एम जी कॉस थीटा होता था। ये सब चीजें अपन देख चुके हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। तो ये अपन को पता है कि जब ये सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली रेखा है तो ये दूरी L/2 होगी और ये दूरी L/2 होगी, इतना भी अपन को पता है। एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, एक एक स्टेप समझो, है ना। इतने इतना अपन समझ चुके हैं। अब देखो मैं कुछ करता हूँ, क्या करता हूँ भाई, अपन को पता है कि भाई वस्तु कैसी भी रखी हो, लेकिन जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल है जो वस्तु और उस सतह के संपर्क पर 90 डिग्री पर लगता है। तो देखो इस वस्तु ये रॉड है जो यहाँ संपर्क हो रही है, यहाँ देखो ढंग से देखो, रॉड यहाँ संपर्क हो रही है ना, ये पॉइंट देखो ढंग से देखो, रोड से यहाँ संपर्क हो रही है, तो इसका अभिलंब प्रतिक्रिया बल N1 यहाँ लगेगा, इसका इस जगह का, और ये रोड इधर लगेगी तो इसका N2 इधर लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो यहाँ इसका N1 अपन ऐसे नहीं लिख सकते, इस सतह के समविलंबवत, इस सतह पे तो टिकी हुई है भाई, ये सपोर्ट ही तो है इसका, ये सपोर्ट ही दे रहे हैं ये दोनों, है ना। तो अब ये N1 लग रहा है इसका, और ये इसका इधर N2 लग रहा है भाई, है ना। अब ये इसका N2 लग रहा है, ये इसका N1 लग रहा है। अब थोड़ा समझो, इसको अगर ये देखो, ये लाइन जा रही है, ये इसका N2 है, इस लाइन को अगर थोड़ा पीछे गिरे, थोड़ा पीछे करने की क्या जरूरत है यार, है ना। इतना समझ आया अपन को? चलो इतना तो अपन को अच्छे से समझ आ ही चुका है, मतलब, है ना। तो इतना अपन को समझ आ ही चुका है, तो अपन को ये भी पता लग गया कि ये जो एंगल है पूरा टोटल 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल, और ये अपन ने 90 माइनस थीटा अपन क्रैक कर चुके थे इस बात को पहले ही। ये 90 माइनस थीटा है, तो ये बचा कितना? थीटा। ये कितना बचा? थीटा, है ना। अब इसको थोड़ा मैं इधर से बना देता हूँ इस डायग्राम को, ये डायग्राम ही है बस मेन, और
कुछ नहीं है भाई इसमें। ये डायग्राम में बन जाए बस अब ना। देखो इधर 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 ये किया अपन ने, है ना। अपन ने इधर इसका बिंदु द्रव्यमान लिया था, इसको नीचे अपन ने इधर लिख दिया था इसका mg। इसका इधर इस अक्ष के सापेक्ष इधर जा रहा है mg cos थीटा, है ना। थोड़ा समझ लो बस इस डायग्राम को, है ना। और इधर तो कुछ नहीं है भाई, इधर नहीं, इधर इसका इधर जा रहा है mg sin थीटा, है ना। और ये जो रॉड है इस एक्सिस के सापेक्ष अपन को जड़त्व कोण निकालना है, और इसका इधर जा रहा है कितना, इधर जा रहा है n2, और इधर इसका इधर जा रहा है n1। इतना अपन देख चुके हैं भाई। और ये अपन को पता है कि ये थीटा है, ये थीटा है, और ये 90 माइनस थीटा था अपना, 90 माइनस थीटा, है ना। तो 90 माइनस थीटा, तो ये बचा थीटा, क्योंकि ये एंगल 90 पे जा रहा है, क्योंकि सतह के साथ अभी लंब प्रतिक्रिया बल लंबवत जाता है n1। तो देखो देखो ये n1 है, तो ये वाला एंगल, ये वाला कौन सा हो जाएगा, n1 cos थीटा, क्या हो जाएगा, n1 cos थीटा। और देखो इसके साथ ये, देखो ये n1 के साथ cos थीटा, और ये हो जाएगा n1 sin थीटा। हुआ कि नहीं हुआ? ये चीजें समझ आनी चाहिए अपन को। अरे यार कहाँ बना रहा हूँ मैं, इधर इधर थोड़ी ना लिख सकते हैं भाई। हाँ इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो n1 sin थीटा को। चाहे अपन इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का। ये इधर नहीं बनेगा, ये इधर बनेगा, इधर इस एंगल पर ये बन जाएगा n sin थीटा। इसे इधर भी लिख सकते हैं, है ना। ये n sin थीटा हो गया इसका, है ना, है ना। इसका n sin थीटा इधर हो गया। अब n2 का ये क्या हो, ये वाला एंगल कितना होगा भाई। अब n2 के घटक करने की जरूरत नहीं है भाई, n2 तो सीधा ही बल पे आ गया, है ना। अब समझो, अब अपन को समझो, अब अब अपन को क्या करना है भाई। अब अपन को ये क्रैक कर चुके हैं अपन इसको भाई, अपन अब इसको क्रैक कर चुके हैं। अब अपन ने सारे बल निकाल लिए हैं भाई। ये इसका n1 cos थीटा आ गया इधर, ये इसका n sin थीटा आ गया। अब ये सब अपन क्रैक कर चुके हैं, जो करना था इसमें वो बिल्कुल क्रैक कर चुके हैं। अब देखो, अब mg बल को संतुलित करने वाला बल, mg के mg इधर नीचे लग रहा है, और इसके लंबवत ऊपर कौन सा बल लग रहा है, दिख रहा हो तो तुम्हें, लंबवत इसके कौन सा बल लग रहा है भाई। देखो मैंने इधर ये n sin थीटा इधर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भाई n1 इधर है, n1 इधर है भाई, n1 के साथ ही तो लंबवत घटक आएंगे इसके। बताओ ये मान लो f को बल है, तो इसका ये f ये थीटा के साथ है, तो f cos थीटा हो जाएगा। तो इधर थोड़े ना f sin थीटा लिख देंगे भाई, ये f बीच में आना चाहिए ना, इधर लिखेंगे f sin थीटा, इसके बीच में आना चाहिए ना, f cos थीटा और sin थीटा के बीच में ये f। तो इधर ये n1 बीच में लाने के लिए, तो देखो mg बल नीचे लग रहा है, समझो mg बल नीचे लग रहा है, और इसके ऊपर एक ही बल जा रहा है, किस बल, n2 बल। तो mg बल, बल विभवानुगुण की समीकरण लिखते हैं ना, तब अपन को फिक्स पता लग गया कि n2 बल है वो mg बल को संतुलित कर रहा है। FBD बनाएंगे तो इसका इसका पॉइंट मास बनाएंगे ना, पॉइंट मास, तो इसका अपन को पता चल जाएगा mg बल m2 बल को संतुलित कर रहा है। इतना समझ आ गया। अब अब समझो इस पे घर्षण बल, अब ये रोड गिरेगी, ये एंगल से मतलब इसे जैसे देखो समझो, मान लो ये सरफेस है ना, ये ऐसे। अब ये मान लो ये छोटी रॉड है, क्या है ये रॉड, अब ये ऐसे रखी है, इस एंगल पे रखी है ना। अरे डट जा भाई, तू भी नहीं डट रहा है यार आज तो, ये डट ही नहीं रहा है यार इसकी। ये डट गया, देखो भाई डट जा, भाई डट जा यार, अबे यार डट जा भाई, अबे डट जा, अबे डट जा यार, डट गया। ये एंगल पे है। अब देखो ये थोड़ा सा भी अगर अपन ने इसको इधर विस्थापित किया तो ये ऐसे जाएगा, तो इसका घर्षण किधर लगेगा, पीछे की तरफ, इधर अंदर। ये ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरा मान लो, ये ऐसे गिरेगा नीचे, तो इसका घर्षण किधर लगेगा, पीछे की तरफ। किधर लगेगा भाई, पीछे की तरफ। तो इस रॉड को, ये जब रॉड इधर जाएगी, ये रॉड इधर विस्थापित होगी, तो इसका घर्षण Fs की तरफ लगेगा, घर्षण बल पीछे की तरफ, जो अपन को दिख रहा है उसमें Fs इसका पीछे की तरफ दिखेगा। अब म्यू नॉट जीरो नहीं है ना। तो अब समझो अपन को ये घर्षण बल निकालना है एक, तो
घर्षण बल की वैल्यू निकालनी है भाई। अब देखो घर्षण बल किसके संतुलित में आएगा, घर्षण बल एन के संतुलित में आएगा, एन के, क्योंकि ये इधर लग रहा है घर्षण बल और एन इधर लग रहा है, तो घर्षण बल एफ एस है जो संतुलित करेगा एन वन। अगर अपन एन वन और एन टू की वैल्यू निकाल लें तो अपना सब खेल यही हो जाएगा। अगर अपन ने एन वन की वैल्यू निकाल दी तो घर्षण बल निकल जाएगा। तो यही था नीट 2025 का क्वेश्चन, पेपर निकाल के देख लेना, उसमें यही सब डायग्राम तुम्हें बनाने हैं, यही सब तुम्हें बनाने हैं और करके चेक करना है। एक आंसर इसका नीचे के पेज पे है और मैंने तुम्हें बैठकर बता दिया कि क्या करना है। टोनेट लगाना है यहाँ पर, इस एंगल पर टोनेट लगाना है और इसके साथ देखो एन टू बल इसकी अक्ष पे है तो एन टू जीरो हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। और एफ एस है जो इसके, देखो एफ एस पीछे जा रहा है तो ये बल भी जीरो हो जाएगा, अपने पास ये बल बचेगा बस, ये बल एन वन। और देखो इसकी, देखो ये इधर जा रहेगा एन वन और ये घूर्णन एक्सिस है तो ये वाली दूरी आएगी काउंटेड। कौन सी दूरी, ये काउंटेड। तो तुम्हें चेक करना है करके भाई, ये वाली दूरियां तुम्हें क्रैक करनी होंगी भाई, ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा। ये वाली दूरी कहाँ से लेके आओगे। चलो मैं सिखा देता हूँ इसको, मैं क्वेश्चन को मैं सिखा देता हूँ। देखो अपन करते हैं, अपन नीट वाला क्वेश्चन नहीं करते हैं अपन अभी, इसका अपन क्या करते हैं, तो अपन को एफ एस निकालना है और एन टू निकालना है भाई, है ना। तो टोनेट लिखते हैं अपन। देखो इस डायग्राम को अपन दोबारा बनाते हैं, एक बार और बना देता हूँ तुम्हारे लिए, फिर तुम है ना नीट वाला क्वेश्चन करना, है ना। नीट वाला क्वेश्चन तुम्हें ही करना है, मैं इस डायग्राम को एक बार और बना देता हूँ। अपन को क्या करना है भाई, ये क्रैक करना है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर। ये रॉड रखी है, अपन को पता है ना भाई, ये रॉड रखी है, ये रोड है भाई अपनी, है ना। और ये थीटा एंगल पर रखी है बिल्कुल। इसका इसका एम जी नीचे लग रहा है ना। इस पर अपन को पता है कि एन टू फोर्स इधर लगेगा और एन वन फोर्स इधर लगेगा, है ना। क्या अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अब एम जी इधर लग रहा है तो इसका एम जी कॉस थीटा इधर लगेगा, है ना। और इसका एम जी ऊपर थोड़ी ना लगेगा भाई, इसका इधर लगेगा एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ, बिल्कुल, है ना। अपन को पता है कि जब रॉड इधर खिसकेगी तो इसका एफ एस इधर लगेगा, किधर, इधर सतह के सापेक्ष एफ एस। और म्यू बराबर नॉट जीरो है, मतलब म्यू बराबर जीरो नहीं है, मतलब घर्षण गुणांक है, घर्षण दिया हुआ है भाई, घर्षण दिया हुआ है। जब अपन को पता है ये थीटा है तो ये थीटा होगा और इसके साथ जो ये वाला होगा ये होगा एन वन कोस थीटा और ये अपना हो जाएगा एन वन साइन थीटा। बिल्कुल अपन कर सकते हैं भाई। और ये दूरी अपन को पता चल जाएगी कि एल बाई टू है और ये दूरी यहाँ से आएगी एल बाई टू है। अब अपन देखो, अब अपन इसका टोनेट लिखेंगे, है ना। तो देखो टोनेट में देखो फर्स्ट किस किस का बल लिखेंगे अपन, टोनेट बराबर सबसे पहले लिखेंगे एन टू का, किसका, एन टू का, है ना। एन टू का बलागुण प्लस लिखेंगे अपन एफ एस का बलागुण, है ना। एफ एस का बलागुण प्लस अपन लिखेंगे किसका, अब देखो अब नीचे क्या लग रहा है एम जी, है ना। नीचे क्या लग रहा है एम जी, लेकिन 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 समझो, लेकिन समझो अभिलंब लंबवत बल, लंबवत बल इस जो इस रोटेशन ऑफ एक्सिस है, ये इस रोटेशन ऑफ एक्सिस से लंबवत बल कौन सा है। देखो लंबवत बल एम जी थोड़ी है, एम जी तो डायरेक्शन है इधर है, एम जी बल नहीं है, एम जी बल तो रोटेशन ऑफ एक्सिस के साथ ही आ रहा है। एम जी बल तो रोटेशन ऑफ एक्सिस के उसमें ही आ रहा है। तो अपन इसका देखो एम जी का लिखेंगे पहले, एम जी का, फिर एक और बल लग रहा है एम जी कॉस थीटा, लग रहा है कि नहीं लग रहा भाई, एम जी कॉस थीटा लग रहा है, एम जी कॉस थीटा लग रहा है भाई। तो फिर अपन प्लस में लिखेंगे एम जी कॉस थीटा का, है ना। फिर देखो एम जी साइन थीटा इस एक्सिस के सामने आ गया, जो भी रोटेशन ऑफ एक्सिस पे आएगा, जो बल की क्रिया रेखा रोटेशन ऑफ एक्सिस से गुजरेगी वो सब जीरो हो जाएंगे। देखो एन वन कॉस थीटा जा रहा है, एन वन कॉस थीटा रोटेशन ऑफ एक्सिस से जा रहा है, तो देखो रोटेशन ऑफ एक्सिस से जाने वाले को सबको लिख लेते हैं अपन। देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कौन कौन बल जा रहा है, एक तो अपना एन टू बल जा रहा है ना। एक अपना जा रहा है एम जी बल, एम जी साइन थीटा, ये जा रहा है कि नहीं जा रहा भाई, ये जा रहा है अपना एम जी साइन थीटा। अब एम जी को तो भूल जाओ क्योंकि अपन ने एम जी को दो घटकों में कर लिया, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, तो एम जी तो छोड़ दो, एम जी का तो कोई लेन देना बचा नहीं, है ना। लेकिन अभी हाँ ऐसे ही इस एन टू का लेन देना नहीं है, अपन ने इसका भी दो घटक कर लिया ना भाई, बिल्कुल। तो देखो अब देखो एक ये एन वन कॉस थीटा, ये एन वन कॉस थीटा भी तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जा रहा है, एक एन वन कॉस थीटा, तो इन सब का तो बलागुण क्या होगा, जीरो,
क्या होगा, जीरो। अब देखो लंबवत कौन कौन बल है, एक तो एफ एस बल, ये देखो एफ एस बल, एफ एस बल, एफ एस बल भी ये एफ एस बल भी इस क्रिया रेखा से जा रहा है, तो इसका ये एफ एस बल का भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इन सब का तो जीरो हो जाएगा। कौन कौन है लंबवत, एक तो अपना एम जी कॉस थीटा है लंबवत, और एक है अपना एन वन साइन थीटा, ये भी तो लंबवत है क्रिया रेखा के। ये लंबवत आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया है। दो बल है अपने पास लंबवत बस, एक तो कौन सा है, टोनेट। अब किस किस खाएगा, सिर्फ इन दो का। एक तो इसका आएगा, ये कितनी दूरी पर है, एल बाई टू दूरी पर है भाई, और ये एल दूरी पर है। तो एक है अपने पास एम जी कॉस थीटा एल बाई टू दूरी पर, है ना। अब देखो अब ये देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन की इधर की दूरी को अपन पॉजिटिव ले लें और इधर की दूरी को अपन नेगेटिव ले लें, बिल्कुल नहीं लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे क्या, बिल्कुल ले लेंगे भाई, बिल्कुल ले लेंगे। अब बिल्कुल अपन एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, तो इसको अपन ने नेगेटिव लिया है तो एम जी साइन थीटा को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब इसको नेगेटिव ले लिया, फिर इसको ऊपर का प्लस लेंगे तो एन वन साइन थीटा और इसकी दूरी एल। अब देखो, अब सर ने तो, अब यहाँ पे तो सर ने टू नेट बराबर जीरो करके ये कर दिया कि माइनस एम जी कॉस थीटा एल बाई टू, है ना, और प्लस एन वन साइन थीटा एल। अब यहाँ पर सर ने ये नहीं किया कि यहाँ दो कर दो और इसको ऐसे कर दो भाई, यहाँ सर ने ये नहीं काम किया, यहाँ पर सर ने ये काम नहीं किया है भाई, है ना। देखो सर ने मतलब क्या कर रखा है यार, T2L को T2L के साथ ही जोड़ रखा है, ये गलत है भाई। मैंने किया है ना वही सही था भाई। अब देखो यहाँ पर ये सर ने ऐसे नहीं किया कि यहाँ इसको ऐसे कर दिया। अब इसको देखो इधर पर पक्षांतर किया है तो इसको इधर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा एल बाई टू बराबर एन वन साइन थीटा एल। तो देखो एल से तो एल गया, और देखो अब यह क्या बचा अपने पास, ये बचा एम जी बाई टू कॉस थीटा बराबर एन वन साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा को इधर ले जाए, इस कॉस थीटा को इधर ले जाए तो ये हो जाएगा एम जी बाई टू बराबर एन वन। अब देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, तो ये इसका लिख देंगे अपन टेन थीटा, लिख देंगे भाई टेन थीटा। तो अब यहाँ पर एन वन की वैल्यू निकाल लिया तो एन वन बराबर आ जाएगा एम जी बाई टू, और ये इधर चल जाएगा बटे में वन बाई टेन थीटा, वन बाई टेन थीटा। अब देखो मैंने वन बाई टेन थीटा क्यों लिखा है, मैंने वन बाई टेन थीटा इसलिए लिखा है क्योंकि सर ने तो कॉट थीटा लिखा है, तो वन बाई टेन थीटा बराबर ही होता है कॉट थीटा। लेकिन अपन को कॉट थीटा की वैल्यू अपन निकाल ही नहीं सकते, कॉट तीस की वैल्यू अपन को नहीं पता है, लेकिन वन बाई टेन थीटा, टेन तीस की वैल्यू तो अपन को पता होती है, कितनी होती है, टेन तीस की वैल्यू होती है वन बाई रूट थ्री। तो रूट थ्री, अब ये वन बाई रूट थ्री यहाँ रखेंगे तो रूट थ्री ऊपर चल जाएगा, तो रूट थ्री वैल्यू आ जाएगी, लिख सकते हैं ना ऐसे। तो कॉट थीटा मैंने इसलिए नहीं लिखा है भाई, कॉट थीटा से अपन नहीं निकाल सकते हैं ना भाई, कॉट थीटा पे अपन को नहीं निकालना आएगा। अगर उसमें दे रखा है तो वन बाई टेन थीटा को अपन को याद है, कॉट थीटा होता है कि अपन को पता है ना, है ना। चलो इतना तो अपन को आ चुका है, बिल्कुल वन बाई टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, ये अपन को पता है। तो ये अपन ऐसे क्वेश्चंस को अपन अच्छे से कर लेंगे, और ये दोनों एग्जांपल सर ने कल करा रखे हैं, बिल्कुल गलत है, जैसे मैंने किया है वैसे ही होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा, बिल्कुल भाई साहब, है ना। तो चलो अब अपन नेक्स्ट, अब अपन हिंज फोर्स की बात करते हैं भाई। तो हिंज फोर्स क्या होता है, मान लो कि ये एक वो है, देखो ये नीट 2025 का क्वेश्चन है ना, वो यहाँ से मत करना, नीट 2025 का क्वेश्चन पेपर में से करना, क्योंकि वहाँ उसकी लैंग्वेज लिखी हुई है, तुम्हें पता भी तो चले लैंग्वेज है क्या। तो अभी इस वीडियो को रोको और नीट 2025 का क्वेश्चन जाके करो, जिससे ये सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे, है ना। तो अभी के अभी करो। अब देखो ये एक रॉड है भाई, ये एक रॉड बना ली, है ना, और ये रॉड मैंने भाई यहाँ लटका दी इससे, ये एक तार है, इससे ये रॉड को यहाँ लटका दिया गया है, और यहाँ ये रॉड और यहाँ किलकिट की गई है, कील ठोक रखी है यहाँ पर। तो अब जैसे ही इस डोरी में तनाव क्या है, अब इस डोरी को जैसे ही काटेंगे तो ये घूमेगी, क्या करेगी भाई, घूमेगी भाई। रोड का जो एम जी कहाँ लगेगा भाई, नीचे लगेगा एम जी। अब इस रोड को जैसे ही काटते हैं तो ये बॉल क्या करेगी, घूमेगी। तो अपन को इसका बला गुण निकालना है, कि बला गुण निकालना है, और बला गुण से अपन को इसकी टेंशन निकालनी है, क्या निकालनी है, टेंशन। ये वाली टेंशन की कितने बल से ये रुकी हुई है भाई, ये टेंशन निकालनी है अपन को, बिल्कुल। क्या निकालनी है अपन को, टेंशन भाई साहब, बिल्कुल टेंशन अपन को चाहिए, है ना। और टेंशन निकालनी है, और इसका एन वन और एन टू निकालना है। क्या मानता है, इसका एन वन और एन टू निकालना है अपन को। एन वन क्या, देखो ये किलकित की हुई वस्तु है, किलकित की हुई वस्तु है, किलकित की वस्तु है। तो इस पर देखो एक तो
इस पर n1 अपन ने इधर मान लिया, एक n2 इधर मान लिया, ये माने गए हैं, क्या है, माने गए हैं। यानी बल निकालने के लिए हम कील पर दो बल मानते हैं लंबवत। एक बल तो ये निकाल लिया n1 और एक बल n2 मान लिया, अपन बल निकाल रहे हैं भाई, बिल्कुल मान लिया बल। हाँ चलो, तो अपन को n1 n2 और t, अपन को टेंशन तनाव, मेन तो तनाव बल चाहिए कि तनाव बल आखिर है कितना, है ना, तनाव बल आखिर है कितना। तो देखो एक बात बताओ, जब भी ऐसा कोई सिस्टम होता है, जब भी कोई सिस्टम होता है तो उसमें कोई बल के प्रति कोई दूसरा बल लगा हुआ हो, तभी तो उसकी वैल्यू निकालते हैं अपन। जैसे अपन देखो, ये वस्तु होती है, इसका नीचे mg लगता है और इस सतह पे रखी होती है, तो इसका ऊपर n लगता है, तो n की वैल्यू हमेशा क्या होती है, mg के बराबर। क्यों? क्योंकि भाई उसके ये n संतुलित किसको कर रहा है, mg को। तो ऐसे ही इधर देखो, ऐसे ही देखो, n1 बल अगर क्रिया रेखा देखी जाए, इस क्रिया रेखा की बात करें अपन, ये क्रिया रेखा है, तो n1 बल ऊपर लग रहा है, तो n1 बल को संतुलित कौन कर रहा है, mg कर रहा है, n1 बल को और t बल को। तो यहाँ अपन देखो डायरेक्ट कर सकते हैं, इस n2 बल को, n2 बल के इस n2 बल के विपरीत दिशा में कोई बल है नहीं, तो n2 बल बराबर 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसके विपरीत कोई बल है ही नहीं, इसे कोई संतुलित करने वाला है ही नहीं, बिल्कुल इसे संतुलित करने वाला कोई नहीं है। अगर अपन इसका बिंदु द्रव्यमान बनाए, तो ये बिंदु बना दिया इसका, ये बिंदु पे नीचे लग रहा है इसका mg, और बिंदु पर ही टेंशन t लग रही है, और बिंदु पर ही n1 लग रहा है, इसका बिंदु द्रव्यमान हो गया। बिंदु द्रव्यमान बना लिया अपन ने। तो अब देखो अपन को पता लग गया कि t प्लस n1 इज इक्वल टू mg हो चुका है। अब अपन को t की वैल्यू और n1 की वैल्यू निकाल दें तो आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा गुण निकालेंगे। तो बड़ा गुण में देखो, ये क्रिया रेखा पर कौन सा बल है, n1 तो 0, n2 क्रिया रेखा पर है 0, दोनों 0 हो जाएंगे क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पर आ रहे हैं। ये कितनी दूरी पर है, l/2 दूरी पर लग रहा है भाई mg, इसका छड़का mg l/2 दूरी पर लगेगा। नीचे है, अपन ने नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया। तो टो नेट में अपन लिख रहे हैं टो वन क्या है, टो वन सबसे पहले लिख रहे हैं इसका कितना हुआ, mg बल है और नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है और बल की लंबवत दूरी l/2 है और ये माइनस में लिया है और ये t बल है और ये दूरी कितनी है, l, है ना। तो बराबर कर देंगे 0, तो mg l/2 बराबर TL कर देंगे अपन। तो यहाँ से L से L गया तो T बराबर आ गया mg/2 और T बराबर mg/2 आ गया, तो N बराबर N1 बराबर क्या आ जाएगा, mg/2, क्योंकि ये mg/2 हो जाएगा, तो इसको इधर करेंगे तो mg में से घटेगा तो mg/2 बचेगा। तो वो तो अपन को बिंदु द्रव्यमान से दिख भी रहा है कि भाई ये दोनों बल मिलके इसको संतुलित कर रहे हैं। बिंदु द्रव्यमान से अपन को पता नहीं लगेगा कि mg बल को यहाँ टी भी लगा रहा है और n1 भी लगा रहा है, ये दोनों मिलके बराबर रूप से संतुलित कर रहे हैं, बराबर रूप से संतुलित कर रहे हैं, तो n1 प्लस टी बराबर mg होगा। ऐसे ही तो मैंने ये वाला देखा था भाई, इस वाला में ये वाली रॉड लगी हुई थी, यहाँ इसका mg था, यहाँ इसका t1 t2 था और यहाँ t1 था। तो इसमें t1 अगर बिंदु द्रव्यमान बनाए तो नीचे mg लग रहा है और इस इधर t1 और t2 लग रहे हैं, तो t1 और t2 मिलके दोनों बराबर रूप से संतुलित कर रहे हैं। तो t1 बराबर t2 बराबर mg/2 बल को संतुलित नहीं करेंगे क्या? सही है, तो फिर सर ने कैसे करा दिया यार mg, ये गलत है नहीं है क्या? बिल्कुल गलत है भाई। तो अब इतना अपन को समझ आ चुका है। अब देखो इसने एक क्वेश्चन बना दिया कि रस्सी को काटने के तुरंत बाद हिंज पर लगने वाला बल बताओ। तो अब एक बात बताओ, रस्सी को जब अपन तुरंत काटते हैं, है ना, रस्सी को अपन जब तुरंत काटते हैं, समझो जब अपन रस्सी को तुरंत काट देंगे, इस केस में मान लो ये रस्सी है, ये लटकी हुई है, ये रोड है और ये अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस रस्सी पे तनाव बल T लग रहा है और यहाँ से हमने रस्सी काट दी, तो अपन को पता है कि इसका बल नीचे लग रहा है mg। अपन को पता है कि इस जब जब तक अब तक इस पर अपन ने n1 इधर माना था और n2 इधर माना था, बिल्कुल बल माने थे दो, है ना। जब तक रस्सी थी तब तक यहाँ पर एफ नेट बराबर कितना था, 0 था और टो नेट बराबर क्या था, 0। जब तक रस्सी थी की बात कर रहा हूँ, रस्सी काटते ही इस पर mg बल प्रभावी होगा और ये नीचे गिरेगी, मतलब एफ नेट 0 नहीं होगा, पहली बात। तो दूसरी बात, रस्सी गिरते ही ये क्लिकित अवस्था में घूमेगी बिल्कुल, तो टो नेट भी 0 नहीं होगा। तो दोनों केस में पहली बात तो ये होंगे बिल्कुल। अब क्या होगा, टो नेट बल 0 नहीं होगा। अब होगा क्या, अब रस्सी को जैसे ही अपन काटेंगे,
रस्सी को जैसे ही अपन काटेंगे तो ये मुक्त अवस्था में आएगा। शुरू शुरू में तो क्या आएगा, मुक्त अवस्था में। कैसे, ये तो अपनी रॉड है भाई, है ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब इस पर इसका mg लगेगा नीचे, है ना, mg लगेगा नीचे। अब ये सबसे पहले शुरू में तो रस्सी काट दी है, अब ये नीचे ए त्वरण से गिरेगा। किससे गिरेगा भाई, ए त्वरण से। अब कैसे गिरेगा, अब ये यहाँ से ये किलकित है, यहाँ से तो गिर, अगर ये यहाँ से किलकित नहीं होता तो सीधा गिर जाता, बिल्कुल। लेकिन अब ये गिरेगा, गिरता 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 गिरता, और इसकी अपनी ये कंडीशन यहाँ पे आएगा। सबसे पहले आएगा कि नहीं आएगा भाई, ये किलकित घूम ही सकता है भाई, किलकित है जब तो, किलकित है जब तो घूम ही सकता है। अब एक बात बताओ, समझो, मैं एक बल को देखो ऐसे पकड़ रहा हूँ, अब ये मैंने ऐसे कर लिया है, अब ये पकड़ लिया, अब इसको छोड़ा, ये नीचे गिरा। देखो समझो, ये मैंने यहाँ पकड़ रखा है ना, और मैंने फिर इसको ऐसे छोड़ूंगा ना, जब ये नीचे गिरेगा, देखो ऐसे छोड़ रहा हूँ, जब नीचे ही तो जा रहा है भाई, बिल्कुल। अब ये इसकी समय पर यहाँ जाके रुकेगा, ये मान लो यहाँ जाके हुआ, तो अब इसका बिंदु द्रव्यमान बनाए अपन, इसका अब इस कंडीशन का बिंदु द्रव्यमान बनाए अपन, तो क्या होगा भाई, बिंदु द्रव्यमान बनाते हैं तो क्या होगा। तो इसका देखो, इधर अपन को पता है कि n1 लग रहा था माना हुआ बल, और इधर ऊपर n2 लग रहा था, तो अब इसका क्या होगा, ये देखो, अब इसका देखो गति क्या करेगा, सेंटर ऑफ मास की गति देखनी है अपन को, तो सेंटर ऑफ मास की गति यहाँ से यहाँ होगी, यहाँ इसका mg लगेगा, है ना। तो सेंटर ऑफ मास की गति लेनी है पहली बात तो अपन को, है ना। तो अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा, होगा क्या, होगा ये कि इसका बिंदु द्रव्यमान जब अपन बनाएंगे तो ऊपर तो इसका n1 लगेगा, बिल्कुल, और नीचे लगेगा इसका mg, है ना। और ये एक त्वरण से नीचे गिर रहा है, ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा, बिंदु द्रव्यमान होगा। तो इस कंडीशन से अपन एफ नेट इक्वल टू एम ए करेंगे, तो देखो ये एक जिसके साइड होता है वो बड़ा होता है, एक जिसके साइड होता है वो बड़ा होता है ना। देखो अब क्या लिखेंगे, एफ नेट इजकल टू एम ए, ठीक है, एफ नेट। अब एफ नेट क्या होगा, n1 माइनस एम जी इजकल टू क्या होगा, एम ए, बिल्कुल एफ नेट लिख दिया अपन ने। तो n बराबर अपन को क्या आ जाएगा, n बराबर एम जी प्लस एम ए, दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि n को तो ये एक तो नीचे का बल एम ए बल जो नीचे गिरा रहा है, और एक खुद का एम जी बल, दोनों बल इसको संतुलित करेंगे, तो n बराबर n1 बराबर क्या आ जाएगा, n1 बराबर एम एम कॉमन आ जाएगा जी प्लस ए। अब अगर अपन एक ही वैल्यू निकाल दें यहाँ, एक ही वैल्यू अपन यहाँ निकाल दें, एक ही वैल्यू अपन यहाँ निकाल दें, तो अपना आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। तो अब अपन को n1 की वैल्यू आ जाएगी, मतलब जो तनाव बल है वो क्या, अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वो आ जाएगा। तो एक वैल्यू कैसे निकालनी है अब अपन को, अब ए कितना हो, कितने त्वरण से गिरेगा, अपन को यही तो निकालना है, कितने त्वरण से ये गिरेगा। अब इसको समझो, इस ये कितने त्वरण से गिरेगा। अब एक बात बताओ, अपन को पता है कि जो मेन गति होगी वो सेंटर ऑफ मास की गति होगी, किसकी गति होगी, सेंटर ऑफ मास की। तो अपन की जो ये बल लगेगा, मतलब ये रॉड है, मान लो ये रॉड है, ये एक्सिस से घूमेगी, ये घूमेगी, ऐसे घूम रही है, पूरी रॉड घूम रही है, तो इसका मेन घुमाने का काम ये कर रहा है सेंटर ऑफ मास। कौन कर रहा है, सेंटर ऑफ मास घुमाने का काम कर रहा है ना। तो ये एक्सिस ऑफ घूर्णन अक्ष के सापेक्ष ऐसे घूमेगी, तो घूमेगा मेन क्या है, सेंटर ऑफ मास घूम रहा है। अगर सेंटर ऑफ मास को बिंदु द्रव्यमान मान लें तो इसकी दूरी l/2 होती है, बिल्कुल l/2 होती है। लंबवत दूरी क्या है भाई, यहाँ l/2 क्या है, लंबवत दूरी l/2 क्या है, l/2, ये वाली बात याद रखने की है, बिल्कुल बिल्कुल। अब अपन पहले, ये एक रॉड है, एक रॉड है ना, समझो रॉड, है ना, एक रॉड है ना। अब अभी अपन ने वृत्तीय गति नहीं पढ़ी है यार, वृत्तीय गति गति पढ़ लेता ना तो तुम्हें मेरे को ये बताना नहीं पड़ता। वृत्तीय गति में ये पूरा कॉमन आता है, अब मैं कैसे करूँ यार। चलो देखो देखो, तुम समझ तो लोगे ना, थोड़ा तो समझ लोगे। अपन को पता है कि ये जब घूमेगा तो टो नेट तो अपन बता देंगे ना, टो बराबर, अब ये टो क्या लगेगा इसका, ये एम जी तो नीचे फोर्स लगेगा, और ये एल टू लंबाई है, तो टो अपन टो बता देंगे ना, इसका टो कितना होगा, बलागुण बलागुण तो बता देंगे, एम जी l/2 होगा, एम जी l/2 होगा, बिल्कुल बता देंगे ना भाई, बिल्कुल बता देंगे ना, इतना तो बता सकते हैं, इतना तो बता सकते हैं, टो बराबर इसका एम जी l/2 होगा। ये इसका बलागुण हो गया, क्या हो गया इसका बलागुण। अपन को निकालना क्या है यहाँ पर, ए त्वरण की गति,
ए मतलब अपन को सर्कल का अब ये मान लो जैसे अब ये घूमेगी तो ये सर्कल करेगी, ये ऐसे घूमेगी, ऐसे घूम के वापस भी आ सकती है भाई, जितना ये होगा उसके। तो देखो ये है ना, जब अपन वृत्तीय गति पढ़ते हैं ना, वृत्तीय गति, तो उसमें है ना अपन एक कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं, और उन फॉर्मूलों में एक फॉर्मूला होता है, देखो सर मैंने यहाँ ऊपर गोला करके निकाल रखा है, लेकिन तुम्हें अभी याद रख लेना है क्योंकि मैं वृत्तीय गति में तुम्हें बताऊंगा अच्छे से। वो फॉर्मूला होता है टो बराबर आई अल्फा। क्या होता है भाई? टो बराबर आई अल्फा, यानी जो जो ये क्या है, बलागुण बराबर होता है, ये आई है जड़त्वागुण, और अल्फा क्या है, ये है कोणीय वेग। क्या है? कोणीय वेग, है ना। और ये क्या है, जड़त्वागुण। अपन देख रहे हैं ना, आई वस्तुओं का जड़त्वागुण अभी तो निकालना सीखा, जड़त्वागुण, है ना, आगुण। और ये क्या है, बलागुण अपना। अब ये बलागुण क्या है भाई, बलागुण, ये अपन को पता है भाई, है ना। देखो मैं इसका निकाल निकाल के भी दिखा दूंगा पर तुम्हें समझ नहीं आएगा, मैं समझा देता हूँ एक बार। अपन को पता है इसका टो नेट क्या है, इसका टो बराबर, टो का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू एफ लंबवत। बिल्कुल। अब एफ लंबवत एम जी बल लग रहा है, एम जी बल लंबवत, और दूरी आर क्या है यहाँ पर, आर क्या है, आर वह दूरी होती है लंबवत दूरी। कितनी होती है भाई, लंबवत दूरी होती है। कितनी होती है भाई, लंबवत दूरी। तो ना वृत्तीय गति में एक फॉर्मूला होता है, वृत्तीय गति में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। ये वृत्तीय गति जब अपन पढ़ते हैं, मैंने बताया है कि नहीं बताया मुझे नहीं पता, पर वृत्तीय गति में अल्फा कोणीय, कोणीय वेग होता है ना, मैंने शायद बता दिया है। कोणीय वेग, कोणीय वेग बराबर होता है वेग, वो कोणीय त्वरण, त्वरण है भाई अल्फा, कोणीय त्वरण है ये, त्वरण, है ना। कोणीय त्वरण मैंने शायद पढ़ा दिए तुमको, इतनी वृत्ति गति, है ना। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, और ये नॉर्मल त्वरण है अपना ए बटा आर होता है। क्या होता है, ए बटा आर। तो आर की जगह पर अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, आर की, ए की जगह पर अपन लिख सकते हैं अल्फा आर, अल्फा आर। ये अल्फा आर अपन लिख सकते हैं भाई यहाँ पर, है ना, अल्फा आर लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो कैसे, अब एफ लंबवत कौन सा बल है यहाँ पर, एम जी बल है। कौन सा बल है भाई, एम जी बल। तो टू बराबर क्या आ जाएगा, आर एम और एम जी, कौन सा, एम जी। लेकिन अभी यहाँ पर घुमाने वाला बल कौन सा काम कर रहा है, ए जो घुमा रहा है, तो टू बराबर एम ए आएगा। क्या आएगा, आर बराबर एम ए। अब यहाँ से जो आर ए है ना, इसको कर देंगे अपन अल्फा, तो टू बराबर हो जाएगा, देखो आर अल्फा, और ए की जगह पर अपन के लिख देंगे आर अल्फा। तो एम और आर तो खुद था ही, और एक अल्फा और आर आ जाएगा। अब ये टू बराबर क्या हो जाएगा, देखो अल्फा एम आर स्क्वायर, और जो आई आर स्क्वायर है ना, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर ही तो जड़त्वागुण होता है। तो टू बराबर हो जाएगा अल्फा आई। अब यहाँ से ये फॉर्मूला आया है, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, है ना। मैं ये तुम्हें बाद में बताऊंगा वृत्तीय गति में, क्योंकि ये वृत्तीय गति के कॉन्सेप्ट हैं थोड़े से, है ना। तो ये तुम्हें समझ आया ना, कैसे आया, अब बिल्कुल से मेरे को लगता नहीं है समझ आया होगा, लेकिन तुम्हें आ गया। मतलब टू बराबर होता है आई अल्फा, है ना। टू बराबर क्या हो जाएगा, आई अल्फा, और टू बराबर अपन ने फॉर्मूला निकाल लिया था, ये क्या, टू बराबर एम जी एल बाई टू। तो अब देखो टू बराबर एम जी एल बाई टू भी होता है, और टू बराबर आई अल्फा भी होता है। आई अल्फा बिल्कुल होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल। तो आई अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी एल बाई टू, बिल्कुल हो जाएगा। मेरी बात समझो। अब एक बात बताओ, अपने पास क्या है, ये एक रॉड है, रॉड है, और किलकित कहाँ से की गई है भाई, इतना तो अपन को पता है, ये एक रॉड है। यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ करो, यहाँ एक रॉड है, ये रॉड है, और रॉड को यहाँ से इसके सापेक्ष, इस अक्ष के सापेक्ष इसका जड़त्वागुण अपन को नहीं पता था क्या, एम एल स्क्वायर बाई थ्री होता है, और इस अक्ष के सापेक्ष एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है। रॉड के लिए नहीं पता था का, तो आई के इसका क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई थ्री, और ये क्या है, अल्फा, है ना, क्या है अल्फा, और ये है एम जी एल बाई टू। तो एल से तो एल गया, है ना, एम से एम गया, बिल्कुल गया, है ना। तो देखो अल्फा, अब अब देखो यहाँ बचेगा एल अल्फा बटे थ्री बराबर जी बाई टू। क्या बचेगा, जी बाई टू। तो अल्फा बराबर यहाँ आ जाएगा, थ्री ऊपर चल जाएगा, थ्री जी बाई टू एल। क्या आएगा, टू एल। अब अल्फा बराबर क्या होता है, अब देखो अल्फा, अल्फा क्या है, रस्सी को काटने के तुरंत बाद कोणीय त्वरण आएगा। ये अल्फा क्या है, ये वह कोणीय त्वरण है जो रस्सी को काटने के बाद तुरंत बाद ऐसे को जो ऐसे घुमाएगा नहीं, देखो ऐसे, ऐसे ये ऐसे जा रही है, ऐसे
ये जो घुमाने का काम कर रहा है ना वृत्तीय गति में, ये वृत्तीय सर्कल में घुमाने का काम कर रहा है, ऐसे ऐसे घुमाने का काम कर रहा है, ये अल्फा आएगा। अब अपन को पता है अल्फा बराबर होता है ए आर। ए आर बराबर हो जाएगा 3g/2l। थोड़ा लंबा पड़ गया मुझे पता है बिल्कुल। अब आर मैंने क्या बताया था, अब देखो आर क्या होगी, यहाँ पर मैंने बताया था गति होगी सेंटर ऑफ मास की, सिर्फ सेंटर ऑफ मास की मोशन होती है, तो यहाँ आर बराबर होगा L/2। क्या लेना है अपन को, L/2। तो यहाँ देखो अपन यहाँ आर बराबर, यहाँ देखो थोड़ा सा लंबा हो गया यार। ए बराबर, ए तो ए रहेगा, आर बराबर L/2 लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3g/2l। देखो 2 से तो 2 गया, लेकिन l इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा अपना, थोड़ा सा बस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, a बराबर आ जाएगा 3g/l²। अब यहाँ अपन n1 बराबर रख देंगे mg प्लस 3g/l²। क्या रख देंगे भाई, 3g/l²। ये थोड़ा सा हो गया भाई, है a बराबर अल्फा आर। क्या कर रहा हूँ मैं भाई, क्या कर रहा हूँ, अल्फा की वैल्यू आ गई थी, है ना, अल्फा की वैल्यू आ गई थी ए बराबर, अरे यार उल्टा लगा दिया फॉर्मूला भाई। यहाँ यहाँ देखो अल्फा की वैल्यू ये आ गई थी ना, अल्फा की वैल्यू ये, तो यहाँ देखो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई थी, अल्फा की वैल्यू आ गई थी 3g/2l। और ए बराबर होता है आर अल्फा। आर अल्फा, आर अल्फा, आर क्या है, ए बराबर, देखो अल्फा बराबर होता है a/r। तो a/r की वैल्यू क्या है, L/2l और 2। तो ये लगाना है अपन को अल्फा की जगह, है ना, तो 2a/l और ये हो जाएगा 3g/2l। l से l चल जाएगा, है ना, तो a बराबर आ जाएगा 3g/4। और यहाँ ये पुट करेंगे ना अपन, तो अपना आंसर आ जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात। अब ये देखो, ये तो हो गया तुम्हारा काम इस क्वेश्चन का। इसमें तुम्हें ये याद रखना है मेन चीज़ें कि हो क्या रहा है, कौन वो क्या कहते हैं इसे, सेंटर ऑफ मास की गति होती है पहली बात तो, बिल्कुल काटते ही होगा क्या, ये समझ आना चाहिए। और ए बराबर, ये हमेशा याद रखना, अल्फा बराबर होता है a/r, है ना। और ये एक फॉर्मूला रट लो, टो बराबर आई अल्फा, टो बराबर आई अल्फा। ये फॉर्मूला अपने बहुत काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा, है ना। तो ये अपन रट लो, ठीक है, ये 2 फॉर्मूले रट लो। अब देखो 1-2 क्वेश्चन और है। अब देखो नेक्स्ट पेज पे एक क्वेश्चन है कि जब एक छड़ ऊर्ध्वाधर हो जाए तब कोणीय वेग होगा। मतलब एक छड़ जब ऊर्ध्वाधर हो जाए तो कोणीय वेग क्या होगा। मान लो ये छड़ है, मान लो ये छड़ है, ये छड़ ये रखी है सीधी, है ना, है ना। अब ये कह रहा है कि मतलब ये छड़ है ना ऊर्ध्वाधर, अभी कैसे कह रहा है मेरे समझ ही नहीं आ रहा यार। अच्छा ये ऐसे छड़ती और ये है ना ऐसे छड़ के ऐसे हो गई, है ना, तो ऐसे हो गई तो क्या होगा, तो कोणीय वेग ओमेगा होगा। अब देखो यार मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ये कोणीय वेग मैंने पढ़ा ही नहीं है यार।